नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 7 मार्च 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। आज के वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि बिहार के किस खिलाड़ी को 25 वर्षों के बाद बिहार को राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है, उस न्यूज़ को भी हम लोग देखेंगे। डिटेल में और भी दो न्यूज़ होंगे, एक आईपीसीसी से जुड़ा हुआ होगा और एक अंगोला नस्ल की जो गाय है इससे जुड़ा हुआ न्यूज़ होगा, जो आपके प्रीलियम और मेंस दोनों एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट। वीडियो को अंत तक देखिएगा आप, और हो सके तो वीडियो जो पढ़ने लिखने वाले हों उनके बीच में शेयर भी कर सकते हैं। हेडलाइन क्या है? तो हेडलाइन है कि हमारे विदेश मंत्री जी जो हैं ये इन्होंने बोला है, लंदन में ये थे, इनके काफिले पर खालिस्तानी आतंकवादियों ने हमले भी किए और वो फ्लैग लेकर आ गए और हमारे फ्लैग को फाड़ा भी और इनकी गाड़ी को रोका। ये चीज़ भी लंदन में हुआ है। सेम चीज़ अगर ब्रिटेन के विदेश मंत्री के साथ भारत में हो जाता तो चारों तरफ आपको बहुत बड़ा न्यूज़ देखने को मिलता, लेकिन वो चीज़ें न्यूज़ नहीं बन पाती क्योंकि उनकी मानसिकता यही है कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं। खैर, इस पर भारत सरकार तो एक्शन लेगी ही। दूसरा क्या है, इन्होंने बोला है कि कश्मीर अब कोई इशू नहीं है, इशू है पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वही इशू है और उसी पर अब बातचीत होगी। कब वो जो इलीगली ऑक्युपाई किया हुआ उन्होंने वो उसको कब छोड़ेंगे। दूसरा, आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में है अभी वर्तमान में। हरसिल एक जगह है, बहुत खूबसूरत सा हिल स्टेशन है। कहाँ पर? तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, यहीं पर अभी वर्तमान में है प्रधानमंत्री जी। और बस इसका न्यूज आया हुआ है तो मैंने बता दिया है आपको। उत्तराखंड में ही राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है, उसको ज़रा डिटेल में हम लोग देखेंगे। बिहार को मेडल मिला है, उसको भी देखेंगे। ओके, सबसे पहले बिहार से जुड़े हुए न्यूज़ को देखते हैं, फिर अंगोला नस्ल की गायों पर चलेंगे हम लोग और उसका पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, देखिए क्या है न्यूज़ आज। बिहार ने 25 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है उत्तराखंड में आयोजित 38वें, कौन सा 38वां, अगर आपको याद हो तो आप मुझे बताइएगा। 37th जो नेशनल गेम्स है ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? 2025 से बिहार ने 25 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है। क्या है मुख्य बिंदु? 8 फरवरी 2025 को उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार की महिला खिलाड़ी, इनका नाम जरूर याद में रखिएगा, खुशबू कुमारी नाम है इनका, और निखत खातून और पायल प्रीति नाम है इनका, लॉन बॉल की ट्रिपल महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन तीनों के नाम आपसे प्रीलिम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बिहार ने 25 वर्षों के बाद राष्ट्रीय खेलों में यह स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। फाइनल मुकाबले बिहार की टीम ने पश्चिम बंगाल को 15 और 14 के करीबी अंतर से हराया। किसको हराया? हमने वेस्ट बंगाल को हराया है और बिहार ने 25 वर्षों के बाद मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। और इन तीनों खिलाड़ियों के नाम भी आपको याद होना चाहिए, तीनों महिला प्रतिभागियों ने पदक जीता है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 बिहार में 1 स्वर्ण, 6 सिल्वर, 5 कांस्य पदक सहित कुल 12 पदक जीते और 29वें स्थान पर रहा है। खेल के मामले में भी राष्ट्रीय खेल में अपने देश में भी हम लगभग में सबसे अंतिम पायदान पर ही हैं, 29वें पोजीशन पर हैं हम। ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के मध्य उत्तराखंड में किया गया। इसका उद्घाटन देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हुआ। खेलों का शुभंकर मौली था। कौन है? मौली क्या है? तो यही है एक उत्तराखंड का राज्य पक्षी, मोनाल से प्रेरित है और यही है जो उत्तराखंड के इस खेल में शुभंकर बना हुआ था। शुभंकर होता है जो एक तरह से खेल का प्रतीक हो जाता है वहाँ पर। राष्ट्रीय खेलों में 32 खेल प्रतियोगिताएं शामिल हुई। महाराष्ट्र ने 54 स्वर्ण, 71 रजत और 76 कांस्य पदक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, हरियाणा जो है वो दूसरे स्थान पर है 48 स्वर्ण पदक के साथ में। और हम 25 वर्षों के बाद अपने देश में होने वाले राष्ट्रीय खेल में 1 स्वर्ण पदक जीत पाए हैं। 39th राष्ट्रीय खेल, इसका आयोजन मेघालय में 2026 में किया जाएगा। ये भी मैंने आपको बता दिया। आपको ये बताना है कि 37th राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आईपीसीसी से जुड़ा हुआ। आईपीसीसी ने एक वार्निंग जारी की है। आईपीसीसी के बारे में क्या है? तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यही इसका फुल। इस न्यूज़ को ज़रा डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या इसमें पॉइंट है। आईपीसीसी की चेतावनी,
अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल के अध्यक्ष जिम स्किया के अनुसार वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री तक सीमित करने का लक्ष्य एक पतले धागे से लटका हुआ है। इसकी नाजुक स्थिति को दर्शाता है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये बस एक लक्ष्य बनकर रह गया है, कोई भी सीरियसली इस चीज़ को ले नहीं रहा है और इस पर काम भी नहीं हो रहा है। वर्तमान स्थिति 2024 वैश्विक तापमान पहले से ही 1.5 डिग्री सी को पार कर चुका है। यह एक अस्थायी वृद्धि हो सकती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के जोखिम बढ़ गए हैं, ऐसा आईपीसीसी ने कहा है कि ये जो 1.5 डिग्री हम रोकना चाहते थे वो तो 2024 में ही पार कर गया है। हालांकि उन्होंने बोला है कि अस्थायी रूप से पार किया होगा, लेकिन कर तो गया ही है और हम इसको नहीं रोक पा रहे हैं। 2025 का जो गर्मी होगा गुरु, वो मार्च में ही आपको देखने को मिलने लग जाएगा और इस साल पिछले साल की तुलना में भी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। संभावित समाधान नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा का उपयोग जलवायु परिवर्तन के जोखिम के प्रति अनुकूलन इसके प्रभाव को कम कर सकता है। पेरिस जलवायु समझौता, लगभग 200 देशों ने पेरिस समझौते में क्या बोला था कि हम 2 डिग्री सी से नीचे तापमान को रखेंगे, नहीं बढ़ने देंगे। पृथ्वी गर्म नहीं होना चाहिए। गर्म होने से क्या हो जाएगा? बर्फ सारे पिघल जाएंगे, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। समुद्र के जलस्तर बढ़ने से बड़े बड़े नगर जो हैं वो सारे आपको क्या दिखेंगे? डूबते हुए नजर आएंगे जो समुद्र के किनारे में हैं। साथ में ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो नदियां भी सूख सकती है। बारहमासी नदियां मौसमी नदियां बनकर रह जाएंगी। चक्रवातों की संख्या बढ़ जाएगी। बरसात जो होगा, पहले तो खूब बारिश होगी, उसके बाद चरम काल के लिए सूखे की घटना भी देखने को मिल सकती है। आईपीसीसी की भूमिका। आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन व वैज्ञानिक आकलन प्रदान करता है। इसका रिपोर्ट वैश्विक जलवायु नीति और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं का आधार बनता है और ये जलवायु के क्षेत्र में काम करता है। आईपीसीसी के अनुसार दीर्घकालिक तापमान लक्ष्य, अनुकूलन व लचीलापन तथा वित्तीय प्रवाह में सुधार पेरिस समझौते के लिए आवश्यक है। उसने बोला है कि पेरिस में जो आप लोगों ने बैठ के बातचीत की, अगर उस पर आप अमल नहीं करेंगे तब तो वो केवल समझौता बनकर रह जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर आईपीसीसी ने बोला है। वैश्विक स्कॉटेक लक्ष्यों के अनुसार दुनिया 1.5 डिग्री सी के लक्ष्यों को पूरा करने में असफल हो रही है। यही इसने कहा है कि ये जो लक्ष्य है ये सफल नहीं हो पा रहा है। आईपीसीसी अपनी 7वीं चक्र में एक संश्लेषण रिपोर्ट तैयार कर रहा है जो 2029 में जारी किया जाएगा। 2029 को उत्तरार्ध में यानी कि दूसरी छमाही में जारी किया जाएगा। आईपीसीसी के बारे में ज़रा हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, इसकी स्थापना 1928 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा किया गया था। आईपीसीसी का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के कारण, प्रभाव और संभावित समाधान, यानी कि जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है और उसका समाधान क्या हो रहा है, यही बताना इसका काम है। तो वैज्ञानिक अप्रोच होता है, साइंटिफिक अप्रोच होता है, कोई हवा में तो बातें नहीं करेगा, है ना। आईपीसीसी का गठन व संरचना। आईपीसीसी का स्थापना 1988 में हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में कार्य करता है। इसमें 195 सदस्य देश शामिल हैं और जलवायु परिवर्तन संबंधित वैश्विक नीतियों को प्रभावित करता है। बीपीएससी पीटी में एक सवाल जो है ये डिजास्टर मैनेजमेंट या जलवायु, इन्हीं सब से पूछा जाता है। उसमें आपको इस तरह के सवाल जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। देखिए क्या है कार्य समूह। आईपीसीसी के कार्य को 3 मुख्य समूहों में विभाजित किया गया है। जलवायु परिवर्तन के भौतिक विज्ञान पर केंद्रित है, जैसे ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव, तापमान वृद्धि, इसका आकलन किया जाता है। कार्य समूह 2 जो है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, अनुकूलन और कमजोरियों पर ध्यान देता है। समुद्र जलस्तर में वृद्धि, जैव विविधता पर प्रभाव, इन चीज़ों का अध्ययन करता है और जलवायु परिवर्तन को कम करने, मिटिगेशन के उपाय पर कार्य करता है। तीसरा, पहला कारण ढूंढता है, दूसरा प्रभाव बताता है, तीसरा समाधान बताता है। यही है आईपीसीसी। और आईपीसीसी का काम ही दरअसल में यही है, जलवायु परिवर्तन के कारणों का पता लगाना, प्रभावों का पता लगाना और उसका समाधान को देखना। ओके, क्या इसके अलावा भी आईपीसीसी में कुछ है? बिल्कुल है आईपीसीसी में। इसके अलावा आईपीसीसी में एक टास्क फोर्स भी है जो राष्ट्रीय ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री पर काम करता है। इन्वेंट्री पर क्या करता है ये कि भाई पूरे दुनिया का स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों का किस प्रकार से उत्सर्जन हो रहा है, कैसे उसको कम किया जाए, इस चीज़ को लेकर भी कार्य करता है। इसका कार्य और महत्व क्या है? तो वैज्ञानिक आकलन करना, नीति निर्माण में योगदान देना, जागरूकता का प्रसार करना, यही इसका आईपीसीसी का कार्य है। रिपोर्ट क्या है? आकलन रिपोर्ट, असेसमेंट रिपोर्ट। आईपीसीसी हर 5 से 7 वर्षों में अपना व्यापक आकलन रिपोर्ट जारी करती है। इससे पहले इसका रिपोर्ट जो है 21-22 में जारी किया गया था।
आईपीसी समय समय विशिष्ट विषयों पर भी रिपोर्ट जारी करती है। उदाहरण के लिए 1.5 डिग्री सी पर विशेष रिपोर्ट 2018 में। यह रिपोर्ट वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सी तक सीमित करने के लाभ और चुनौतियों पर केंद्रित था, लेकिन उसी रिपोर्ट का हमने हवा बना दिया। हमने क्या किया, अब तो आईपीसीसी ने 2018 में बोला था कम कैसे करेंगे, अब वो ये बोल रहा है कि कम नहीं कर पाएंगे, ये केवल एक लक्ष्य बनकर रह गया। महासागर और क्रायोस्फीयर पर रिपोर्ट भी इसने 2019 में जारी किया था। समुद्र और हिम क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को उजागर करने के लिए रिपोर्ट जारी किया था। आपसे क्या पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि आईपीसीसी क्या है, वो किस प्रकार से उसका महत्व है, क्या कार्य करता है, ये चीज़ पूछ सकता है। उसके रिपोर्ट के बारे में पूछ सकता है आपसे, ये आपसे पूछ सकता है कि वैश्विक तापमान क्यों बढ़ रहा है, ये आपसे पूछ सकता है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन क्यों हो रहा है, कितना % हो रहा है, क्या उसका समाधान है, क्या उसका प्रभाव है, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। अगला जो न्यूज़ है वो अंगोला नस्ल की गायों को लेकर है। देखिए क्या है वो, देखिए क्या है इस न्यूज़ में कहा गया है कि भारत में अंगोला नस्ल की जो गाय हैं उनकी संख्या घट रही है, वहीं ब्राज़ील में ये बढ़ रही है। क्या है अंगोला नस्ल, तो देसी नंदी वाला नस्ल आपने देखा है क्या, उसी प्रकार का मिलता जुलता सा ये नस्ल होता है। इसमें यह कहा गया है कि भारत में तो इनकी संख्या कम हो गई है, वहीं ब्राज़ील में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। 1944 में भारत 15 लाख से घटकर 2019 में मात्र 6.34 लाख जो है अंगोला नस्ल की गायें रह गई हैं। और ये कुछ दिन पहले बहुत महंगा बिका था, लगभग में 40 करोड़ रुपए में बेचा गया था, जिसको दुनिया का सबसे महंगा गाय बनाता है। अमेरिका में ये बिका था। ओके, भारत में अंगोला नस्ल को संरक्षित करके महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष रूप से गुंटूर के पशुधन अनुसंधान स्टेशन, गुंटूर आंध्र प्रदेश में है ये, वहाँ पर इसके नस्लों को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले 30 वर्षों में 8 पीढ़ियों तक नस्ल की शुद्धता बनाए रखने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है कि इनका नस्ल मिक्स ना हो। ये जो नस्ल हैं वही बनकर रहें, ये किसी विदेशी नस्ल के साथ मिक्स ना हो जाए। IVF जो स्थानांतरण टेक्नोलॉजी है, IVF एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जिसको कहा जाता है, उसका भी उपयोग किया जा रहा है इनके संरक्षण के। क्या होता है IVF में, तो इसमें उन्नत प्रजनन तकनीक है जिसमें गाय के अंडे नहीं अंडाणु होते हैं, ठीक है। प्रयोगशाला में निषेचित किया जाता है और फिर तैयार भ्रूण को दूसरी गाय के गर्भ में हम स्थानांतरित कर देते हैं। जिस प्रकार से मानवों में भी IVF का उपयोग होता है, उसी प्रकार से हम इन पशुओं को संरक्षित करने के लिए भी IVF तकनीक का उपयोग करते हैं। इस तकनीक का उपयोग करके LAM फार्मों में अंगोला नस्ल की आनुवांशिक शुद्धता को बनाए रखा जाता है। उदाहरण के लिए शुद्ध नस्ल का बछड़ा इस तकनीक के माध्यम से पैदा हुआ है, जिसे पशु चिकित्सा प्रशिक्षुओं ने देखा और सराहा। उन्होंने बोला कि संरक्षण के लिए एक शानदार प्रयास है और इसको संरक्षित भी किया जाना चाहिए। इस प्रकार की नस्लें जो हैं भारत में कम होती जा रही हैं, वहीं ब्राज़ील और दूसरे देशों में इनकी संख्या बढ़ रही है। इसी को लेकर कंसर्न भी जाहिर किया गया है कि इनकी नस्लें क्यों कम हो रही है। आर्थिक पहलू क्या है इनका, ब्राज़ील और भारत में अलग अलग हैं। ब्राज़ील में मुख्य रूप से मांस उत्पादन के लिए इनका उपयोग किया जाता है, भारत में केवल दुग्ध उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ब्राज़ील में अंगोल नस्ल को मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। वहाँ के प्रजनक सुपर गायों, बड़ी मांसल गायें जिनके शरीर में ज़्यादा मांस होता है, विकसित करने पर ध्यान देते हैं। फरवरी में वियाटिन 19 नामक एक 1000 किलो वजनी गाय को 4.38 मिलियन USD में नीलामी करके बेचा गया था। 1000 किलो वजन था इसका, आप इमेजिन कर सकते हैं। यह गाय अपनी श्रेष्ठ आनुवंशिक विशेषताओं के लिए जानी जाती है, जिसका उपयोग बेहतर नस्ल पैदा करने के लिए किया जाता है और इनको क्या कहा जाता है, सुपर गाय का भी नाम दे दिया जाता है। अगर भारत में हम लोग बात करें तो इनको किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो कृषि कार्यों में इनको ज़्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम और मजबूत बैल बनते हैं। ये भारत में अंगोला नस्ल को इनके किसान अनुकूल गुणों के लिए महत्व दिया जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता दरअसल भारत के लिए बनते हैं, जो हाई टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं और ख़राब वेदर कंडीशन में अभी आराम से रह सकते हैं। कम चारे पर जीवित रहने की क्षमता होती है और इनकी आर्थिक कीमत कम है। एक गाय की कीमत लगभग 1 लाख रुपये और पुरस्कृत बैल की कीमत 10 से 12 लाख रुपये तक की होती है। और ये भारत में भारतीय जलवायु के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन अब ये धीरे धीरे कम हो गई है इनकी संख्या। यह अंतर बताता है कि ब्राज़ील में अंगोल नस्ल का व्यावसायिक मूल्य भारत से कहीं अधिक है, भारत में इनका मूल्य नहीं है। भारत में बैल ख़त्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। अगर आपने देखा होगा तो जो देसी बैल होते थे
वो धीरे धीरे करके ख़त्म होते जा रहे। क्यों? क्योंकि उनका उपयोग ख़त्म हो गया है, ट्रैक्टर आने से उनका उपयोग ख़त्म हो गया है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अंगोला नस्ल के बारे में पूछ सकता है कि किस चीज़ का नस्ल है ये, तो ये गायों का नस्ल है। और कहाँ पर, केवल भारत में पाया जाता है क्या? नहीं, भारत और ब्राज़ील दोनों जगहों पर पाया जाता है। इस प्रकार का न्यूज़ भी आपसे पूछ सकता है। और इसके लिए भी बोल सकता है कि इस प्रकार की गायों को रखने के लिए विशेष पारिस्थितिक तंत्र की आवश्यकता होती है, विशेष टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। ये भारत में नहीं रह सकती हैं आसानी से, तो नहीं, ये भारत के जलवायु के लिए ही बनी हुई गायें हैं, जो कम चारे में, ख़राब वेदर में, अत्यधिक टेम्परेचर में भी आसानी से रह सकते हैं। इनके लिए किसी खास उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आज 3 ही टॉपिक थे छोटे छोटे से, इसलिए मैंने तीनों को करवाया है। नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।